नमस्कार दोस्तों, ईपी ऑनलाइन स्टूडियो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम मनोविज्ञान में बाल विकास हमारा यूनिट चल रहा है। कौन सा? मनोविज्ञान में बाल विकास चल रहा है। आज हम बाल विकास के अंदर एक और सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। कौन से सिद्धांत? संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। संज्ञानात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जो संज्ञानात्मक सिद्धांत था ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे द्वारा दिया गया था। यानी जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने दिया था। किन्होंने दिया था? जीन पियाजे ने। पहला कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है, इसका किसने दिया? तो किन्होंने दिया? जीन पियाजे ने दिया। जीन पियाजे जो कहाँ के रहने वाले थे? स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। अब जीन पियाजे ने ये सिद्धांत दिया कैसे? जीन पियाजे ने अपने स्वयं के पुत्र पे सबसे पहले अध्ययन किया। सबसे पहले इन्होंने अपने पुत्र पर अध्ययन किया और अपने पुत्र पर अध्ययन करने की इन्होंने एक पुस्तक की रचना की। जो इन्होंने पुस्तक लिखी उसका नाम था लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड। लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड, थॉट ऑफ चाइल्ड। जो जीन पियाजे ने पुस्तक दी उस पुस्तक का नाम था लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड। जीन पियाजे ने अपने पुत्र पर अध्ययन किया और अपने पुत्र पर अध्ययन करने के बाद इन्होंने ये सिद्धांत अपनी पुस्तक लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड में दिया। तो यहाँ से दो प्रश्न कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे ने दिया। कौन सी पुस्तक में दिया? लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि जीन पियाजे ने कौन सी पुस्तक लिखी या फिर लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड किसने लिखी? तो किन्होंने लिखी? जीन पियाजे ने लिखी। जीन पियाजे ने सबसे ज्यादा जो बल था इस सिद्धांत में वो दिया ज्ञानात्मक पक्ष पर। किस पर सबसे ज्यादा जोर दिया? ज्ञानात्मक पक्ष पर सबसे ज्यादा जोर दिया जीन पियाजे ने। इसी कारण, क्योंकि जीन पियाजे ने महत्वपूर्ण फैक्टर किसको मानकर अध्ययन किया? ज्ञानात्मक पक्ष को। इसी कारण इस सिद्धांत को संज्ञानात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। इसके कारण कि जीन पियाजे ने जब अपने बच्चे पर अध्ययन किया तो सबसे ज्यादा बल ज्ञानात्मक पक्ष पर दिया था। इसी कारण इस सिद्धांत को संज्ञानात्मक सिद्धांत कहा जाता है। जीन पियाजे ने माना कि जो बालक का विकास है या मानव का विकास है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। कहां से कहां तक? जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है, यानी जीवन पर्यंत मानव का विकास चलता है। इस कारण जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। किसका? विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है जीन पियाजे। किसका जनक? विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जीन पियाजे ने माना कि मानव का जो ज्ञानात्मक विकास है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। इसी कारण जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विकासात्मक विज्ञान का जनक। अब जब इन्होंने बालकों पर इसका अध्ययन किया, संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंदर ज्ञानात्मक पक्ष का अध्ययन किया, तो जीन पियाजे ने इसको कई अवस्थाओं के अंदर इसको बांटा। यानी बालकों को उम्र के अनुसार इन्होंने 4 अवस्थाओं में बांटा। कितनी अवस्थाओं में बांटा? 4 अवस्थाओं में बालकों को बांटकर इन्होंने अध्ययन किया। तो जो सबसे पहले जो हम अवस्था ले रहे हैं वो ले रहे हैं संवेदी पेशीय अवस्था। पहली अवस्था है संवेदी पेशीय अवस्था। कौन सी अवस्था है? संवेदी पेशीय अवस्था। पेशीय अवस्था, ये जो अवस्था होती है ये जन्म से लेकर, यानी कि 0 से जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है।
जिन पियाजे ने माना कि जो संवेदी पेशी अवस्था होती है इसके अंदर उन्होंने कौन से बालक लिए, 0 से 2 साल के बालक लिए। जिन पियाजे के अनुसार जो छोटे बच्चे होते हैं जो इस अवस्था में आते हैं वो अपनी भावनाओं द्वारा और शारीरिक क्रियाओं द्वारा सीखते हैं। किसके द्वारा, अपनी भावनाओं के द्वारा और शारीरिक क्रियाओं के द्वारा। छोटे बालक शारीरिक क्रियाओं के द्वारा और अपनी भावनाओं के द्वारा सीखते हैं। किसके द्वारा, भावनाओं के द्वारा। इसी कारण इस सिद्धांत को संवेदी पेशीय अवस्था कहा गया। संवेदी मतलब संवेदनाएं, संवेदनाओं को हम किससे जोड़ते हैं, भावनाओं से। और पेशीय मतलब हमारी मांसपेशियां यानी शारीरिक क्रियाओं के द्वारा। तो जिन पियाजे ने माना कि जो छोटे बच्चे होते हैं 2 वर्ष तक के बालक वो शारीरिक क्रियाओं के द्वारा और अपनी भावनाओं के द्वारा क्या करते हैं, सीखते हैं। अब देखो भावनाओं के द्वारा कैसे सीखेंगे। बालक अपनी माता को उसको दूर से ही पहचान लेता है, यानी कि वो बालक अपनी माता को उसकी गंध ही द्वारा पहचान लेता है। जबकि अन्य औरतों में उसको माता को डिफरेंट करना हो तुरंत अपनी माता को छांट लेगा कि ये मेरी माता है। यानी वो भावनाओं के आधार पर सीखता है कि ये मेरी माता है, ये मेरी माता नहीं है। अब जो संवेदी पेशी अवस्था होती है इसमें जो बालक के विचारों का केंद्र होता है, किसका, बालक के विचारों का केंद्र, बालक के विचारों का केंद्र, बालक के जो विचारों का केंद्र होता है, विचारों का केंद्र। अब बालक बोल तो सकता नहीं, तो यानी भाषा तो उपयोग कर नहीं सकता, इसलिए वो अपने विचारों को अपने शारीरिक क्रियाओं द्वारा दर्शाता है। यानी बच्चे के शरीर द्वारा किए गए जो इशारे होते हैं वो बालक के विचारों को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। यानी बालक के शारीरिक इशारे, यानी बच्चा जो शरीर की क्रियाओं द्वारा जो इशारे करता है, जो क्रियाएं करता है, उनके द्वारा अपने विचारों को क्या करता है, प्रकट करता है। तो महत्वपूर्ण बिंदु है कि संवेदीय पेश अवस्था में बालक अपने विचारों को कैसे प्रकट करता है, तो शारीरिक इशारों द्वारा वो अपने विचारों को क्या करेगा, प्रकट करेगा। अब जो इसमें आता है, जैसे हम बालक का किसी वस्तु के प्रति स्थायित्व नहीं होता। क्या नहीं होता, वस्तु के प्रति स्थायित्व नहीं होता है बच्चे का। देखो कैसे नहीं होता है स्थायित्व। जैसे मान लो हमने बच्चे के सामने एक वस्तु दिखाई, कोई बच्चा है उसके सामने, मान लो ये हमने पेन दिखाया, थोड़ी देर बाद पेन उठा के हमने मान लो ये डस्टर उसके आगे कर दिया, तो बच्चा भूल जाएगा कि थोड़ी देर पहले उसने क्या वस्तु देखी, उसका ध्यान किस पे आ जाएगा, इस वस्तु पे। यानी कि हम एक वस्तु दिखा के उस वस्तु को हटा देते हैं, फिर उसकी जगह हम जैसे दूसरी वस्तु लेके आ रहे हैं तो बच्चा पहली वाली वस्तु को भूल जाता है, उसका ध्यान किस पर आ जाता है, दूसरी वाली वस्तु पर आ जाता है। इसी कारण बच्चे का वस्तु के प्रति क्या नहीं होता है, स्थायित्व नहीं होता है। तो ये थी पहली अवस्था संवेदी पेशी अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। इसमें बालक भावनाओं द्वारा और शारीरिक इशारों द्वारा यानी शारीरिक क्रियाओं द्वारा सीखता है, वस्तु के प्रति स्थायित्व नहीं होता है। ये थी हमारी पहली अवस्था। अब तो दूसरी अवस्था आती है, वो आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी आती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जो हम दूसरी अवस्था ले रहे हैं वो ले रहे हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था होती है वो 2 साल से, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो 2 साल से और 7 वर्ष तक होती है। कहाँ तक, 2 वर्ष से और 7 वर्ष तक होती है। ये जो अवस्था होती है ये अतार्किक चिंतन की अवस्था होती है। किसकी, अतार्किक चिंतन की अवस्था होती है। यानी कि बालक अभी कोई भी तर्क वितर्क नहीं कर सकता है, यानी कि अतार्किक चिंतन की अवस्था होती है। दूसरा, बालक क्या, वस्तु के प्रति स्थायित्व आ जाता है। क्या आ जाता है, वस्तु के प्रति स्थायित्व आ जाता है। यानी कि बच्चा होता है जो वस्तु को पहचानना शुरू कर देता है कि पहले वो वस्तु थी अब ये वस्तु है, तो वस्तुओं को पहचानना क्या कर देता है, शुरू कर देता है छोटा बच्चा।
अब जिन पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को भी 2 टुकड़ों में विभाजित किया, कितने टुकड़ों में? 2 टुकड़ों में विभाजित किया। अब जो इसका पहला भाग था वो था प्राक संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था? प्राक संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को उन्होंने 2 भागों में बांटा, तो इसमें पहली कौन सी आ गई? प्राक संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था को उन्होंने 2 से 4 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया। कितने वर्ष तक का? 2 से 4 वर्ष तक के बच्चों को इसमें शामिल किया। अब इस अवस्था में क्या होता है? देखो, ये आयु होती है जो किसकी आयु होती है? खिलौनों की आयु होती है। किसकी? खिलौनों की आयु। यानी कि जो बालक होता है इस अवस्था में खिलौनों से खेलता है। दूसरी जो ये अवस्था होती है वो अनुकरण की अवस्था होती है, यानी कि बच्चा सामने वाला जैसी क्रिया करेगा बालक भी उसी के अनुसार वो क्रिया करने की कोशिश करता है। इसी कारण इस अवस्था को क्या कहा जाता है? अनुकरण की अवस्था कहा जाता है। पहली तो खिलौनों की आयु, दूसरी अनुकरण की आयु। अब जो ये अवस्था होती है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था में जो बालक होता है वो सजीव और निर्जीव में कोई अंतर नहीं कर पाता है। किसमें? सजीव वस्तुएं और जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनमें वो अंतर नहीं कर सकता है। वो सभी वस्तुओं को केवल सजीव मानकर व्यवहार करता है। क्या करता है? वो सभी वस्तुओं क्या समझता है कि सभी वस्तुएं सजीव वस्तुएं, यानी उसे नहीं मालूम होता है निर्जीव क्या होता है और सजीव क्या होता है। तो इस कारण वो सभी को कैसा समझकर व्यवहार करता है कि ये सभी वस्तुएं कैसी होंगी? सजीव होंगी। अब बालक इस प्राक संक्रियात्मक अवस्था में अर्थ तो सीख लेता है। क्या सीख लेता है? अर्थ तो, यानी किसी भी चीज का अर्थ तो सीख लेता है, लेकिन उसमें अंतर नहीं कर पाता है। क्या नहीं कर पाता है? अंतर नहीं कर पाता है। जैसे मान लो वो बुजुर्ग आदमी होता है जो उसके दादाजी लगते हैं, उसको वो दादाजी बुलाएगा, लेकिन जैसे उसके मोहल्ले में अड़ोस पड़ोस में कोई भी बुजुर्ग आदमी होगा तो वो बालक उसको भी दादाजी कहकर बुलाएगा। यानी उसे ये नहीं मालूम होता है कि ये अपने दादाजी हैं, वो दूसरे। यानी कि वो अर्थ तो सीख लिया कि बुजुर्ग आदमी को हम क्या कहेंगे? दादाजी कहेंगे, लेकिन अपने वाले कौन से हैं, पराये वाले कौन से हैं, उसको ये अंतर नहीं होता है किसको क्या कहना है। ये अपने दादाजी, इनको ही दादाजी कहना है, औरों को नहीं कहना है। यानी कि वो अर्थ तो सीख लेता है किसको क्या कहना है, उसको नहीं कहता है। जैसे मान लो उसके कोई बुआजी हो, जवान लड़की, उसको बुआजी कह देगा, लेकिन जैसे मोहल्ले में और लड़कियां होगी उनको भी वो क्या कह के बुलाएगा? बुआजी कह के ही बुलाएगा। यानी वो अर्थ सीख लिया, लेकिन वो अंतर नहीं सीख पाया किसको क्या कहना है और कब नहीं कहना है। ये समझ गए? तो वो अंतर सीख नहीं पाता है। अर्थ सीख लेता है, क्या नहीं सीख पाता है? अंतर नहीं सीख पाता है। तो ये थी हमारी प्राक संक्रियात्मक अवस्था। 2 से 4 साल खिलौनों की आयु, अनुकरण की आयु, सभी वस्तुओं को सजीव मानकर क्रिया करेगा और अर्थ तो सीख लेता है लेकिन अंतर नहीं सीख पाता। अब इसकी जो अगली अवस्था आती है वो आती है, देखो इसको 2 भागों में बांटा गया था। अब जो इसकी अगली अवस्था आती है अंतर्दर्शी। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को 2 भागों में बांटा था, अगली आती है इसकी अंतर्दर्शी अवस्था। कौन सी अवस्था? अंतर्दर्शी अवस्था। इस अवस्था को 4 से 7 वर्ष के मध्य लिया गया। इस अवस्था में होता क्या है? ये जो अवस्था होती है अंतर्दर्शी, इसमें 4 से 7 वर्ष के बालक लेते हैं। इसमें जो बालक होता है वो सजीव और निर्जीव में अंतर करना शुरू कर देता है। किसमें? सजीव में और निर्जीव में अंतर करना शुरू कर देता है। यानी वो सजीव को भी जान लेता है और निर्जीव को कि ये सजीव वस्तु है, ये निर्जीव वस्तु है। वो जैसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की जो प्राक संक्रियात्मक अवस्था है उसमें पहले से अर्थ जान लेता है लेकिन अंतर नहीं जानता है। यहाँ अर्थ तो जानता है लेकिन अर्थ के साथ साथ बालक अंतर भी समझ जाता है कि ये मेरे दादाजी हैं, वो दादाजी नहीं, ये मेरी बुआजी है, वो पड़ोसियों की लड़की मेरी बुआजी नहीं है। यानी कि अर्थ के साथ साथ इस अवस्था में बालक अंतर भी समझने लग जाता है कि ये क्या है। इस अवस्था में बालक गणितीय क्रियाएं भी करना शुरू कर देता है।
कौन सी क्रियाएं? गणितीय क्रियाएं भी करना शुरू कर देता है। जैसे उसको गुणा दे दिया, भाग दे दिया, तो गुणा भाग कर देगा, क्रियाएं तो कर देगा, लेकिन जैसे हमने उसके क्रॉस क्वेश्चन करेंगे कि कैसे किया, तो बालक उस कैसे का जवाब नहीं दे सकता कि हमने कैसे किया। हाँ, वो गुणा भाग करना सीख जाता है, प्लस माइनस करना सीख जाता है, लेकिन वो कैसे किया उसका वो आंसर नहीं देना चाहता। तो ये थी पूर्व संक्रियात्मक की दूसरी अवस्था, अंतर्दर्शी अवस्था। 4 से 7 साल सजीव और निर्जीव में अंतर करना सीख जाता है, अर्थ और अर्थ के साथ साथ उस अर्थ का अंतर भी जानना शुरू कर देता है, और गणितीय क्रियाएं भी करना शुरू कर देता है। अब आते हैं हम इसकी तीसरी अवस्था। कौन सी अवस्था पे तीसरी अवस्था आती है? वो आती है ठोस या मूर्त अवस्था। तीसरी अवस्था हम ले रहे हैं सिद्धांत की, वो आती है ठोस या मूर्त अवस्था। कौन सी अवस्था? ठोस या मूर्त अवस्था। जैसा कि ये जो अवस्था होती है ये 7 से 12 साल की होती है। कहां से? 7 से 12 साल के बच्चे इसमें आएंगे। इस अवस्था को वैचारिक क्रिया की अवस्था भी कहा जाता है। किसकी? वैचारिक क्रिया की अवस्था। ये जो अवस्था होती है ये वैचारिक क्रिया की अवस्था होती है। कौन सी? ठोस या यानी कि बालक चिंतन करना शुरू कर देता है, यानी विचारों की क्रियाएं शुरू हो जाती हैं, लेकिन इसमें जो चिंतन होता है वो केवल तार्किक यानी अतार्किक यानी कि ठोस वस्तु तक उसका होता है। जो उसका तार्किक चिंतन होगा बालक का जो तार्किक चिंतन होगा इसमें, वो केवल वस्तु तक यानी प्रत्यक्ष जो वस्तु है यानी मूर्त चिंतन होगा। उसके सामने कोई वस्तु है उसके ऊपर तो चिंतन कर लेगा, लेकिन कोई वस्तु उसके सामने नहीं, यानी कि वो कल्पना के आधार पर चिंतन नहीं कर सकता। केवल जो वस्तु उसके सामने प्रत्यक्ष है उसको देखकर वो चिंतन करेगा। यानी कि वो केवल कैसा चिंतन कर सकता है? मूर्त चिंतन कर सकता है बालक, अमूर्त चिंतन नहीं कर सकता है। इस अवस्था में बालक गणितीय क्रियाएं और उनको गणितीय क्रियाओं का पलटवार भी कर सकता है। यानी कि जैसे हमने पिछली अवस्था में पढ़ा था, गुणा भाग कर सकता है, लेकिन ये नहीं बता सकता कैसे किया। लेकिन इस अवस्था में बालक ये बता सकता है कि ये मैंने गणितीय क्रियाएं कैसे की। जैसा हमने पढ़ा, मूर्त चिंतन कर सकता है, अमूर्त चिंतन नहीं कर सकता। जैसे हम निबंधात्मक प्रश्न लेते हैं, माना वाले प्रश्न लेते हैं, तो माना वाले प्रश्न बालक यहाँ नहीं कर पाता, वो केवल डायरेक्ट क्वेश्चन कर पाता। तो ये थी तीसरी अवस्था, ठोस या मूर्त अवस्था। 7 से 12 साल वैचारिक क्रिया की अवस्था है, तार्किक चिंतन पाया जाता है, लेकिन मूर्त चिंतन पाया जाता है, गणितीय क्रियाएं करता है और गणितीय क्रियाओं का पलटवार भी कर सकता है। अगली जो लास्ट और चौथी अवस्था आती है औपचारिक क्रिया की अवस्था, यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगली जो चौथी अवस्था इसमें आएगी वो आएगी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में हम 12 वर्ष से अधिक उम्र के बालक लेते हैं। कितने उम्र से? 12 वर्ष से अधिक उम्र के बालक लेते हैं। ये क्रिया होती है जो अमूर्त चिंतन की अवस्था होती है। किसकी? अमूर्त चिंतन की अवस्था, यानी कि बालक इसमें अपनी कल्पनाओं के आधार पर चिंतन करना शुरू कर देता है। इसके आधार पर, कल्पनाओं के आधार पर। एक मान लीजिए वाले प्रश्न, कौन से प्रश्न? मान लीजिए वाले प्रश्न भी बालक करना शुरू कर। जैसे हमने बालक को निबंध दे दिया आतंकवाद पर निबंध, तो इस अवस्था में बालक आतंकवाद पर निबंध लिख सकता है, क्योंकि अपनी तरफ से बहुत सी कहानियां उसमें ऐड करनी होती। लेकिन पिछली अवस्था में वो निबंध नहीं लिख सकता। इस कारण मान लीजिए वाले प्रश्नों को भी बालक क्या कर सकता है? हल कर सकता है। ये अवस्था होती है जो समस्या समाधान की अवस्था होती है, यानी कि बालक अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढना शुरू कर देता है। अपने विचारों के आधार पर वो अपनी समस्याओं का क्या करता है? समाधान करता है। और बालक में वैज्ञानिक प्रवृत्ति का भी विकास हो जाता है। अमूर्त चिंतन आएगा तो कल्पनाओं के आधार पर बालक सोचना शुरू कर देता है। तो इसी कारण वैज्ञानिक भी का चिंतन कैसा होता है? अमूर्त। तो इसी आधार पर बालक
वैज्ञानिक प्रवृत्ति को विकसित कर लेता है। यानी बालक में दो प्रवृत्तियां इस अवस्था में विकसित हो जाती है, समस्या समाधान की प्रवृत्ति और वैज्ञानिक प्रवृत्ति। तो ये थी चौथी अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। 12 वर्ष से बड़े बालक लेते हैं, अमूर्त चिंतन पाया जाता है, मान लीजिए वाले प्रश्न इसमें हम हल कर सकते हैं, और बालक के अंदर समस्या समाधान प्रवृत्ति और वैज्ञानिक प्रवृत्ति दोनों प्रवृत्तियों का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। दोस्तों हमारी साइकोलॉजी क्लास, आप अपने सुझाव, जो भी आपके सुझाव हो हमारे वीडियो देखकर, तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें, जिससे हम आपके सुझाव पर जरूर आगे विस्तार करेंगे, आगे उसमें कुछ ऐड करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।